आपने सफलता अर्जित नहीं की बल्कि राजस्थान में टॉप आए हैं आप। तो आपने अपनी पढ़ाई में क्या रणनीति अपनाई, क्या क्या किस तरीके से पढ़े आप दोनों प्रश्न पत्र? तो क्या इस तैयारी के दौरान मानाराम जी आपको कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा पल आया जिसमें आप निराश हो गए हैं, आप हताश हो गए हो, और यदि ऐसा पल आया तो उस समय आपको संबल किसने दिया और आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? इतने सोशल मीडिया का जमाना है तो आप इन सोशल मीडिया से दूरी या संतुलन बना के कैसे रखा आपने? नमस्कार दोस्तों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। सामान्य परिवार, सीमित संसाधन और गांवों की गलियों से सफर शुरू हुआ और राजस्थान की टॉप लिस्ट में जाकर के चयनित हुए ऐसे ही परिवार का एक युवा साथी जिसने न कोई शोर मचाया, न कोई प्रचार किया, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी और किया तो केवल मेहनत मेहनत और मेहनत के बलबूते पे ही राजस्थान में संस्कृत विभाग में हिंदी विषय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आइए आज हम उन्हीं की संघर्ष गाथा, उन्हीं के अनुभव, उन्हीं की किस प्रकार से रणनीति अपनाई जिससे कि आप भी एक हौसला लेकर के आगे बढ़ सके, आपका भी चयनित हो सके। तो हमारे साथ है राजस्थान के प्रथम रैंकर मानाराम जी। मानाराम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर, आपका भी। मानाराम जी, जब आपको ये सूचना मिली परिणाम के बारे में, सबसे पहले किसने सूचित किया आपको? सर, हम बैठे थे दोस्त जी, सेकंड ग्रेड अगले वाले सामान्य विभाग की तैयारी कर रहे थे। तो उसी समय मेरे दोस्त सताराम का कॉल आया कि मानाराम आपके परिणाम आ गया है। ये जानकारी मेरे को सबसे पहले मतलब इन्हीं से मिली। तो वो जानकारी जैसी आपको मिली कि मैं प्रथम स्थान हासिल कर लिया, क्या आपके तैयारी के दौरान या एग्जाम होने के बाद में आपको ये भरोसा था कि मेरा प्रथम स्थान आएगा? सर, एग्जाम होने के बाद स्कोर तो काफ़ी ठीक था, लेकिन कम पोस्टों में मेरिट का पूरा अनुमान लगाना संभव नहीं है जी। तो इसलिए डीवी कराने गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था हो जाएगा फाइनल। जी जी। तो मानाराम जी, आपको मित्रों ने और राम जी सर ने आपको बधाई दी, लेकिन आपने सबसे पहले खुशी अभिव्यक्त करने के लिए किसको फ़ोन किया है, किसको सूचित किया आपने? सर, जब रामाराम जी का कॉल आया था तो एक बार तो मैं हक्का-बक्का रह गया था। अब खुशी और गम दोनों के बीच वाली स्थिति हो गई। फिर मैंने सोचा मैं भी रिजल्ट देख लेता हूँ। तो मैंने रोल नंबर खोजने की कोशिश की, रोल नंबर मिल नहीं रहे हैं। दिमाग वो कैसे चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके बाद रोल नंबर खोजे और वापस राम जी को मैसेज किया, सर आप कन्फर्म तो करो। सर जी इनका कन्फर्म हो गया और आपके जो मित्र हैं फगलू जी जांदू, प्रकाश जी जांगीड़ और रिजी जाखड़, उनका भी सिलेक्शन हो रखा था। तो वो आ गए और आप भी आ जाओ। तो मैंने सबसे पहले घर पे कॉल कर बताया कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मानाराम जी, जब आपकी ये आवाज़ अपने माता और पिता के कानों में गूंजी कि मेरा चयन हो गया है, प्रथम रैंक से हो गया है, तो उनका वापस क्या जवाब था और उनकी उम्मीदों को आपने वास्तव में पूरा कर दिया? माता पिता ने मेरे ऊपर कभी भी दबाव नहीं बनाया जी। हमेशा मेरे को सकारात्मक रखते थे। तो उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और उनको खुशी तो महसूस हुई है। क्या माता पिता पढ़े लिखे हैं? माता पिता अनपढ़ हैं। अनपढ़ है। तो आप जब भी घर से आते थे तो आप क्या क्या आते थे, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ? अब उनको तो इतनी जानकारी होती नहीं है जी। अब मास्टरों की तैयारी कर रहा हूँ जी। ऐसे ही बताता। तो हमेशा ये कहते थे बेटा पढ़, हमारा तो इतना ही सपोर्ट है, खर्चा चाहिए तो ले जा और पढ़ाई कर। तो आपने हमेशा उनके सपनों को दिल में संजोए रखा। बिल्कुल सर। और आपने करके दिखाया। बिल्कुल। तो उनकी खुशी का तो वास्तव में ठिकाना नहीं रहा होगा। जरूर सर जी। तो मानाराम जी, हम सब जो हैं एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं, तो आप भी शुरू से गांव में रहे? बिल्कुल सर। और तो प्रारंभिक जीवन आपका जो शैक्षणिक है, संक्षिप्त में हमें समझाइए कैसे हुआ आपका? प्रारंभिक सर मेरी शिक्षा की शुरुआत हमारे गांव के ही प्रभात विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। तो पहली से 7वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। तो दिन में स्कूल जाना और स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करना, वापस आने के बाद खेतों में काम करना और पढ़ाई करना साथ साथ। पढ़ाई नहीं करते कभी खेलने लग जाते हैं, ऐसे ही घूमने लग जाते। तो हमारे सर है जो औचक निरीक्षण करने आ जाते घर पे। अच्छा। और कभी उनको मतलब खेलते हुए या अदर एक्टिविटी होते तो दूसरे दिन स्कूल में डांटते। तो इसी से ये लगातार जुनून बना रहा पढ़ाई के अंदर। और 8 से 11 तक मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़ीद में पढ़ा और 12th वापस प्रभात विद्यापीठ से ही की। तो क्या आप शुरू से औसत विद्यार्थी रहे या शुरू से ये प्रखर अच्छे विचार? शुरू से ही सर मैं
क्लास टॉपर ही रहा था, बीच में 1-2 बार सेकंड टॉपर भी रहा था। मतलब शुरू से पढ़ाई के प्रति आपका जुनून शुरू से था, बिल्कुल सर, पढ़ने की ललक थी। बिल्कुल सर। तो 12वीं तक आपने अध्ययन किया और उसके बाद में आपकी आगे की पढ़ाई कैसे जारी रही? अब 12वीं करने के बाद में सर मैंने राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में बीए का प्रवेश ले लिया और एक मेरे मित्र है वो और हम दोनों आगे बाड़मेर और उनके साथ साथ कोई तैयारी करने की इच्छा लेकर आए थे। लेकिन यहाँ रह रहे थे तो 2-3 महीने बाद में कोई गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में जा रहे थे मैं और मेरा एक और दोस्त है वो। तो बीच में हमारी बाइक एक्सीडेंट हो गई और मेरा एक पैर टूट गया। तो फिर पैर का ऑपरेशन हुआ और अंदर स्क्रू डाले हुए। तो फिर यहाँ से तो एक बार तो छूट गया था और ऑपरेशन गांव ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में गांव ही रहने लगा। तो इसी तरह ये बीए तो ऐसे चलती रही। और उसके बाद जो हमारे प्रभात विद्यापीठ के सर थे वो मेरे को देखने के लिए आए, जो पैर की लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो आप स्कूल आ जाओ, आपका भी मतलब टाइम व्यतीत हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो। तो मैं वहाँ पढ़ाने लग गया और ऐसे ऐसे करते 3 साल गुजर गए। तो आपने कितने साल तक पढ़ाया वहाँ पे? सर मैंने 3 साल बीए के अंदर पढ़ाया था। तो बीए फिर आपकी प्राइवेट चली? बिल्कुल सर, थी रेगुलर लेकिन हाँ, टाइम नहीं दे पाते थे। तो क्या आपने जो पढ़ाने का जो जिम्मा उठाया वो आर्थिक स्थिति के कारण उठाया या फिर? नहीं सर, वो ऐसे ही पैर के लगी थी तो वहाँ जाने लग गया और फिर ये बीए होती रही साथ में। तो वो पढ़ाने से आपको नहीं लगा कि मैं मेरे मुख्य जो मूल जो मेरा मोटिव है उससे मैं भटक रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा कभी? सर उस समय वो इतनी जानकारी थी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में आपने आगे क्या रणनीति अपनाई और पढ़ाई कैसे जारी रखी? अब ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने बीएड में प्रवेश लिया। तो बीएड की कॉलेज मेरे को जयपुर मिली थी। तो मैं और मेरा मित्र जो पहले बाड़ में साथ रहता था दोनों चले गए बीएड रेगुलर की, और बीएड के साथ साथ मैं रीड की तैयारी शुरू कर दी वहाँ जयपुर ही। तो रीड की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच कोरोना आ गया। तो कोरोना में बीएड कंप्लीट हो गई और उसके बाद बीएड करने के बाद में अब दूसरी कोई तैयारी करने की हुई नहीं इच्छा, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकते थे, फिजिकल फिट नहीं था। तो फिर यहाँ के बाड़मेर वापस और सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। तो दिसंबर 2021 में और सेकंड ग्रेड तैयारी शुरू कर दी और उसके साथ साथ मैं फर्स्ट पेपर के लिए ऑनलाइन कोर्स ले लिया और ये दोनों साथ में चलता रहा। और दिसंबर 2022 में मेरा एग्ज़ाम था सेकंड ग्रेड का। तो फिर उसमें भी सेलेक्ट हुआ नहीं, स्कोर कम पड़ गया। उसमें आपका सब्जेक्ट का स्कोर कम पड़ा या सामान्य ज्ञान वाला कम पड़ा? अब सर वो तो पहला ही अटैम्प्ट था, तो सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर आ गया था, जीके में थोड़ा कम था। अच्छा, जीके में कम था। तो ये जब आप असफल हुए और आपका ये भी आपका एक्सीडेंट यूं देखा जाए तो आपको उस तरफ ना लेके गया, नहीं तो आप जो बेल्ट बंद नौकरी उस तरफ चले जाते और हो सकता है ये अध्यापक वाली नौकरी और फर्स्ट रैंक वाले सपना ही रह जाता। बिल्कुल सर। तो उसके बाद में आप हताश नहीं हुए पहले जब आपके परिणाम असफल हुआ? अब सर पहले बार में असफल हुआ तो ज़्यादा हताश नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा सोचा पहला ही अटैम्प्ट है, पहले में तो सफल मतलब कम लोग ही होते हैं। तो ज़्यादा निराश हुआ नहीं। और मेरे मित्र थे, उन्होंने पॉजिटिव बनाए रखा और आगे तुरंत 1.5-2 महीने बाद थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था। तो सिलेबस काफ़ी कॉमन था, तो फिर वो थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी और फरवरी 2023 के अंदर थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था, तो वो दिया, उसमें भी काम बना नहीं, उसमें भी असफल रहे? बिल्कुल सर। उसके बाद 2-3 महीने बाद संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम था 2023 के अंदर ही। तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। सिलेबस कॉमन ही था, जो 22 वाला पढ़ा हुआ था वही, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी और वो तैयारी करता रहा। और जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका भी परिणाम अपने पक्ष में नहीं आए। मतलब उसमें भी आप फर्स्ट पेपर जीके वाले के कारण रह रहे थे या सब्जेक्ट या दोनों कमजोर थे? इसमें सर सब्जेक्ट और जीके ठीक ठाक थे, सब्जेक्ट जीके से थोड़ा मजबूत था। जीके मजबूत धीरे धीरे कर रहे थे। हाँ। जो आपकी कमजोर कड़ी रही कभी वो उसको आपने धीरे धीरे पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया, बिल्कुल सर, उसको मजबूत करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में मतलब कि एक बार सामान्य सेकंड ग्रेड, एक बार संस्कृत सेकंड ग्रेड और एक तृतीय श्रेणी, 3 असफलता मिल चुकी है आपको। बिल्कुल सर। फिर आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी? सर अब उसके बाद में नज़दीक कोई एग्ज़ाम था नहीं, कोई भर्ती थी नहीं टीचर की। तो एक बार तो मैं निराश हुआ, अब क्या किया जाए, यहाँ की कोई वैकेंसी भी नहीं है टीचर की। तो फिर मैंने सोचा मैं एक तो सफल हुआ नहीं हूँ, और भी हुए सफल तो कम ही हुए, बाकी वाले एग्ज़ाम बैठे सभी सफल होते नहीं हैं। तो फिर खुद को पॉजिटिव किया और मित्रों ने मेरे को पॉजिटिव रखा और मैंने वापस तैयारी शुरू कर दी सेकंड ग्रेड की। और सेकंड ग्रेड की तैयारी चलती रही, 1 साल तक करता रहा
जो नोट्स थे वही पढ़े, वापस उन्हीं का रिवीजन किया, जो कंटेंट पहले था उसी का रिवीजन किया। और वापस ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद में ये भर्ती आई, अभी जो एग्ज़ाम होगा, और इसी के बीच में संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम होना था, तो वो एग्ज़ाम दिया। तो उसमें मतलब पोस्टें कम थी, तो शुरुआत में सोचा दे देते हैं, तैयारी तो एवरेज हो रखी थी, लेकिन फिर भी कम पोस्ट में विश्वास होता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा तो अपने अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार तैयारी शुरू कर दी, चल ले रही थी वो। तो एग्ज़ाम दिया, पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। अब पेपर होने के बाद में पोस्टें कम थी, तो मेरिट का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था, और धीरे धीरे प्रोविजनल रिजल्ट आया तो उसमें हुआ। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने गई, मेरे साथ में और भी थे, हम सब ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, तो फिर भी मतलब मेरिट से मेरे 20+ नंबर ज़्यादा थे, लेकिन अब कम पोस्ट है, मेरिट कितनी बढ़ेगी उसका भी मतलब संभावना नहीं थी। तो फिर लग गए वापस, ये जो अभी आ गया 8 सितंबर को एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में, और इसी बीच ये रिजल्ट आ गया। तो मानाराम जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सफल होने के लिए कोचिंग संस्थान का योगदान कितना रहता है? सर, कोचिंग संस्थान का योगदान रहता है। वैसे हमारे को पहले सब्जेक्ट के बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है, तो उनका सहयोग तो लेना पड़ता है। हमारे जो पहले मित्र थे उन्होंने कर रखी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो हम भी उनके मार्गदर्शन में चले गए और सब्जेक्ट का वहाँ से ज्वाइन कर लिया। राजस्थान में हालांकि एक किसी भी भर्ती में सिलेक्ट होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, हमारे विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे पढ़ाई का पहले इतने संसाधन थे नहीं। आपने सफलता अर्जित नहीं की, बल्कि राजस्थान में टॉप आए हैं आप। तो आपने अपनी पढ़ाई में क्या रणनीति अपनाई, क्या क्या किस तरीके से पढ़े आप दोनों प्रश्न पत्र, तो हमारे अभ्यर्थियों को बताइए, हमारे साथियों को बताइए, ताकि वो भी आपकी रणनीति अपना करके इस सफलता को छू सके या सिलेक्ट हो सके। बिल्कुल सर, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने एक रणनीति होनी जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस को मेरे हाथ से लिखा और फिक्स किया कि मेरे को इस पार्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है या कौन से नोट्स पढ़ने हैं। तो मैंने सबसे पहले कंटेंट फिक्स किया, उसके बाद मैंने समय सारणी बनाई, कौन सा पार्ट कब पढ़ना है, मतलब समय सारणी सामान्य बनाई, ज़्यादा कठिन नहीं बनाई, एवरेज समय सारणी बनाई। उसके बाद कंटेंट पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सर मैंने जो सामग्री मेरी शुरुआत से थी वही पढ़ी, सामग्री को चेंज नहीं किया। अब अपन बार बार सामग्री को चेंज करते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग जगह हो जाता है। हाँ, तो मैंने सामग्री जो मैं शुरुआत से पढ़ रहा वही अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो सामग्री मतलब सेम सामग्री बार बार पढ़ने से क्या है, वो उनके अंदर लिखी हुई जो जगह होती है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर सही बन जाती है एक प्रकार से। सही। तो वो मैं ऐसे करता रहा, और टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। और इस प्रकार मतलब लंबी तैयारी में जैसे अपने महीने के अंदर 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भी मैंने खुद को मतलब पॉजिटिव बनाए रखा, कभी नेगेटिव दिमाग में नहीं लिया, हावी होने दिया नहीं। बिल्कुल सर। और जब पढ़ते हैं तो मतलब विस्तार से गहन से अध्ययन करते हैं, दिमाग स्थिर रखे, तो गहनता से अध्ययन करते हैं तो चीज़ें मतलब लंबी समय तक याद रह जाती है, और बार बार रिविजन किया, यही सर रणनीति बनाई। कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, क्या रणनीति थी? सर उठने का सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। मैं सर सुबह लग 6:30 बजे यहाँ 7 बजे उठ जाता था और दिन भर पढ़ता, दोपहर को 1 घंटे आराम कर लेता, और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ता। 12 बजे कक्ष में ही पढ़ते थे या लाइब्रेरी वगैरह जाते थे? लाइब्रेरी भी जाता था और बीच में कक्ष में भी पढ़ता था, जहाँ सुटेबल हुआ वहाँ पढ़े आप। हाँ। अच्छा, तो क्या इस तैयारी के दौरान मानाराम जी आपको कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा पल आया जिसमें आप निराश हो गए हैं, आप हताश हो गए हो, और यदि ऐसा पल आया तो उस समय आपको संबल किसने दिया और आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? सर जब जो संस्कृत एजुकेशन का 2023 में एग्ज़ाम था तो वो दिया तीसरी बार। पहले रीट का 3rd ग्रेड का और 2nd ग्रेड 2022 वाला एग्ज़ाम दे चुका था, उसमें सफल हुआ नहीं, तो यही पेपर अपने फेवर में नहीं आया। तो फिर वहाँ एक बार असफलता हार लगने पर निराश जरूर हुआ, क्योंकि आगे भर्तियाँ भी नहीं थी। फिर भी सोचा मैंने कि मैं एक तो असफल हुआ नहीं हूँ, और भी मेरे साथ थे, बड़े थे, तो मैं उनको दे के, जो छोटे थे वो मेरे को दे के वापस मिशन में लग गई, चैन बनी रही। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार ये चलता रहा और ये आज सफलता हार लगी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी। अच्छा, आपने शुरू में एक थोड़ा बताया था कि मेरे जीके में पहले कम आ रहे थे, फिर जीके को भी आपने कवर किया, अपनी कमज़ोर कड़ी को हथियार बना करके उसको इम्प्रूवमेंट किया, और अब जो ये आपके रिजल्ट आया, इसमें आपका योगदान सब्जेक्ट आपकी अच्छा रहा होगा और जीके का भी अच्छा रहा होगा?
जीके में कितना स्कोर हो रहा है आपका? बिल्कुल सर, मेरे सब्जेक्ट में भी स्कोर बढ़िया है और जीके में भी स्कोर बढ़िया है, 66 मतलब दोनों पेपर को आपको संतुलित किया तब जाकर के सफलता मिली है। सब्जेक्ट तो सर 2022 वाली भर्ती थी, उसी में ही मजबूत हो गया था रामाराम जी के निर्देशन में। जी। जीके मेरा शुरुआत से कमजोर रहा, तो मैं जीके को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। तो प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी आपने कैसे करी? प्रथम प्रश्न पत्र की सर तैयारी तो मैंने वो ऑनलाइन कोर्स ले रखा था जी। उसी के अनुसार चलता रहा। ठीक है। और फिर बाद में टेट सीरीज ज्वाइन कर ली और टेट सीरीज अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ता रहा। और ये फिर हिंदी को आपने वो जो कोचिंग ले रखी थी भास्कर वाले, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स पढ़ते रहे और बुक्स पढ़ी आपने? बिल्कुल सर, मैंने ज़्यादा तो नोट्स भी फोकस रखा, उनके साथ में जैसे अलग अलग पार्ट के लिए कोई बुक होती थी, जैसे व्याकरण के लिए, तो व्याकरण के लिए मैंने रामाराम जी सर के नोट्स और उसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो पढ़ी और उसके साथ बोर्ड की बुक है उसी का सहारा लिया। इसके अलावा जैसे मानस पब्लिकेशन की है, मैया सर की है, वो भी बुक अच्छी है। तो उनमें से जो मतलब कमजोर टॉपिक होता था, पहले प्लान होता था, तो उसमें से ले लेता था। बाकी प्रॉपर रूप से ये रामाराम जी सर के नोट्स और दिशा पढ़ी। अच्छा, तो इस दौरान आपकी बहुत ही अच्छी रणनीति रही। अब यदि आप जब गांव लौटते हो सफल होने के बाद में राजस्थान में टॉप रैंकर के रूप में, तो गांव का बच्चा आपको देख करके कहता है कि मैं भी मानाराम की तरह परचम लहरा सकता हूं, तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? उन अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना मतलब 100% पूरे मनोयोग से तैयारी करें, 100% अपना योगदान देंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। और जब माता पिता जो हैं उनकी उम्मीदों का बहुत बोझ हमारे कंधों पे होता है, वो जब एक अभ्यर्थी को पढ़ने के लिए, अपने संतान को, बेटा हो चाहे बेटी हो, पढ़ने के लिए जब शहर में भेजते हैं तो क्या उम्मीदें लेकर के उनको भेजते हैं? सर उनकी उम्मीदें तो होती है हमारा बेटा सक्सेस हो, लेकिन कभी भी माता पिता ज़्यादा अपने बच्चे पर मतलब दबाव नहीं बनाते हैं, बच्चे को स्वतंत्र रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को उनके मार्गदर्शन में पढ़ना तो पड़ेगा। अब बच्चा जो गलत बर्ताव करेगा तो फिर उसमें माता पिता का दोष है नहीं, बच्चे को ही है। इतने सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप इन सोशल मीडिया से दूरी या संतुलन बना के कैसे रखा आपने? सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करता ऐसा नहीं है जी। फ़ोन का यूज़ करता था, टेलीग्राम देखता था, ऐसे क्या है सर भर्तियों की जानकारी मिलती नहीं है जी। लेकिन सोशल मीडिया जो फ़ोन का सदुपयोग करता था, दुरुपयोग नहीं करता था। जी। तो इस पूरी संघर्ष यात्रा में या अपने मित्रों के सहयोग के संबंध में या जहाँ से भी आपको सहयोग मिला उसके उनके बारे में कुछ आपके मन में रह गया हो, या अभ्यर्थियों को कोई संदेश देने के संबंध में कुछ बात आपको रह गई हो तो बता सकते हो? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना 100% अपना योगदान देंगे तो ज़रूर एक दिन सफल हो जाएंगे। और मित्रों ने भी मेरे को हमेशा पॉजिटिव रखा और मैं यही कहना चाहता हूँ सब मेरे भाइयों और बहनों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानाराम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। और साथियों याद रखिएगा, इस प्रकार से और भी हम मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाएंगे और आप भी मानाराम जी की तरह लगन के साथ में, समर्पण के साथ में, जुनून के साथ में तैयारी करते रहिएगा, आप भी एक दिन सफल होंगे। बहुत बहुत बधाई मानाराम जी आपको पुनः। थैंक यू सर।